मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं। आपको सबसे पहले तो जो है इस बात की शुभकामनाएं, हाँ। बधाइयाँ हाँ। कि बिहार में अभी नगर निगम के चुनाव जो है मोबाइल से वोटिंग कराई गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो आपका फार्मूला है, जो हम्म। आपकी सोच है, हम्म। वो जो है कॉस्मिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंच रही है। और हमने उनको इन राइटिंग भी दिया था कि अपराधी टाइप के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके जात पात धर्म बाहुबल हम्म। इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए के होल्डिंग बैनर पोस्टर लगा के पूरी राजधानियों को, शहरों को गंदा कर देते हैं, वॉल पेंटिंग लगाकर। और सरकारी मशीनरी पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं, टीचरों को लगाया जाता है, पुलिस को लगाया जाता है, बिल्डिंगों का इस्तेमाल होता है। ओटीपी से जो है, अगर मोबाइल से डाला जाए, एक रेहड़ी पटरी वाला, मोची और फल बेचने वाला भी आजकल फोन पे और पेटीएम और गूगल पे से पैसे ले रहा है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वोट डालने में क्या प्रॉब्लम है? और इससे वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। और इलेक्शन कमीशन और लोकतंत्र का जो तकाजा है कि सभी लोग जो है मतदान में हिस्सा लें, ताकि जो है नकारा टाइप के लोग ना आ पाए। कई बार लोग जो है वोट भी नहीं डालते हैं। जब मोबाइल से वोट डालने की सुविधा होगी तो लोग घर बैठे बैठे भी वोट डालेंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जहां 52% वोटिंग होती थी, वहां 76% हुई पहली बार में ही। देखो, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक जी नहीं। आप वोटिंग की बात कह रहे हैं, जी आई एम सेइंग अडॉप्ट इन टोटो। जी। मतलब फाइनली वो उस व्यक्ति ने किसको वोट डाला, इवन ये सर्टिफिकेट जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि इट इज नॉट सीक्रेट टू हिम। तो कभी सही। कोई यदि ईवीएम मशीन या कहीं गड़बड़ी होती है, या मतलब आई मीन कोई भी गड़बड़ी या कोई भी बात होती है, मैनिपुलेशन होता है, तो हम्म, इवन जो प्रिंटेड कॉपी है दैट कैन ऑलवेज बी पुल्ड। बिल्कुल सही। और बल्कि तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कॉपी वहां जा रही है उसकी एक फिजिकल कॉपी जो है ना, एक दूसरे सर्वर पे भी जो है ना इकट्ठी हो जाए एक जगह पे। वो मेन सर्वर में आ जाए और जो जहाँ वोटिंग हो रही है एक वहां चली जाए, ये तो नहीं नहीं, पॉसिबल वोटिंग है। वोटिंग तो फिर ऐप से घर पे होगी ना। देखिए, कंपोनेंट क्या है, मैं ऐप बेस्ड पोलिंग बूथ का जो है ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जी ऐप बेस्ड का मतलब है आप घर से वो चुनाव कर रहे हो, राइट। बिल्कुल। अब आपके पास चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है आइडेंटिटी का, जी मतलब कोई दूसरा जो है किसी दूसरे के फोन से ना डाल दे। जी दूसरा ये है कि जब वो वोट डाल रहा है, कहीं उसे गन पॉइंट पे तो नहीं रखा गया है, जी कहीं उसके फैमिली वाले उसे प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, जी राइट। अब मैं तीसरा ये है कि चुनाव प्रचार कौन करेगा, जी ठीक है ना। और जो ना नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि जो उम्मीदवार है उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, जी राइट। और फिर जो है बाकी लोग जो ना चुनाव प्रचार में ना निकले निकले। जी हम जो है हम खड़े हो रहे हैं, तो हम अपनी काबिलियत को कहें, कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा, बल्कि यदि इसका एक बहुत अल्टीमेट जो है व्यवस्था हो सकती है कि हर व्यक्ति का अपना चेहरा ही उसका चुनाव चिन्ह होगा। तो फिर जो है, जो अभी स्ट्रेस है, पार्टी का चुनाव की जगह व्यक्ति का चुनाव होने लगेगा। तो हमें चुनाव चिन्ह की क्यों जरूरत है? व्यक्ति का चेहरा ही उसका चुनाव चिन्ह है। और अब मैं अगर हम जो है पार्टी को नहीं चुन रहे हैं, व्यक्ति को चुन रहे हैं, हम्म, राइट। अब जी देखिए, अब मैं इसको एक एक करके पॉइंट को स्पष्ट करता हूं, तो शायद आपके जेहन में कोई चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तो वो स्पष्ट हो जाएंगी। फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रश्न पूछें यदि कोई बात जो है ना आपको समझ में नहीं आती है। तो पहला चैलेंज है कि वेदर ही इज द सेम इंडिविजुअल हु इज सपोज टू वोट, राइट। तो इसमें आपको सिद्ध नहीं करना है कि आप सिराज साहिल हैं। जी ऐप आपको सर्टिफिकेट देगा, यस आई हैव वेरीफाइड यू आर सिराज साहिल। जी तो जैसे मान लो आपका आधार का वेरिफिकेशन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन हो गया,
n number of verification will be done rather than one, right? Yes. क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट तो लग नहीं रही है. नहीं. It is a you are multiple time doing that activity, thus reducing a chance. एंड फाइनल आइडेंटिटी ऐप आपकी वेरीफाई करेगा जब वो आपके अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट करेगा. ठीक. और वो देन ही विल से आई हैव डन दिस वेरिफिकेशन एंड फाइनली 1 rupee हैज बीन डिडक्टेड और कुड बी विड्रॉन सक्सेसफुली विड्रॉन फ्रॉम हिज ऑथराइज अकाउंट. बिल्कुल तो ठीक है. हर भारतीय का एक ऑथराइज अकाउंट होगा, उसके बाकी जो अकाउंट होंगे वो उसके सब्सिडरी या सेकेंडरी अकाउंट कहलाएंगे. ठीक है. राइट. तो प्राइमरी अकाउंट से पैसा जो है ना डायरेक्ट होना चाहिए, बाकी चाहे वो किसी की बैंक में भी हो, जैसे कि जो है ऑल अकाउंट्स विल बी लिंक्ड टू द प्राइमरी अकाउंट. यस. ओके. राइट. अब यदि आपके रुपए से एक मतलब उसने आपका आधार भी वेरीफाई कर लिया, आपका फोटो भी वेरीफाई कर लिया, ड्राइविंग लाइसेंस भी वेरीफाई कर लिया, सब चीज वेरीफाई कर लिया, और फाइनली यदि ऐप ने आपका 1 रुपए भी आपके अकाउंट से सक्सेसफुली आपकी ओटीपी पाने के बाद डिडक्ट कर लिया, तो अब जो है ऐप को इस बारे में कोई प्रॉब्लम होती है यदि वो कहें यस यू आर मिस्टर सिराज साहिल, इट इज बीइंग सर्टिफाइड बाय मी. अभी क्या होता है, आप आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हो. एकदम सही कह रहे हैं. राइट. तो अब आपको आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेना है, ऐप आपको सर्टिफिकेशन दे रहा है कि यू आर सिराज साहिल, और बाकायदा सर्टिफिकेट जो आपको जाएगा वो जो है ना सर्वर पे भी जाएगा. बिल्कुल ठीक है. राइट. अब इसके बाद जो दूसरा काम उसे करना है कि ही विल टेस्ट कि आर यू ए इन्फॉर्म्ड वोटर. राइट. तो एक एक कैंडिडेट के बारे में वो उसे ब्रीफ करेगा, मतलब उसके लिए डॉक्यूमेंट्री होगी, ये होगा वो होगा, इवन जिसके आपराधिक रिकॉर्ड होंगे उसमें वो जो है ना एक डिबेट टाइप का होगा या एक क्रिटिकल जो है इलेक्शन आयोग की तरफ से एक बेसिकली उसके ऊपर एक उसके आपराधिक रिकॉर्ड पर डॉक्यूमेंट्री टाइप की उसी से चर्चा करके बनाई जाएगी कि तुमने जब रेप किया तो तुमको लज्जा नहीं आई, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुमने ऐसा क्यों किया, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि एक बलात्कारी होने के बाद भी तुम जो है वो तो उसके जो है ना वो भी आ जाएंगे. उसके जो विक्टिम्स हैं, जो वो लोग हैं, उनसे भी जो है ना डिटेल ले लिए जाएंगे, क्योंकि अपराधी तो कहेगा कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया है. तो विक्टिम के भी आके इस प्रकार जो है जब आप उसको देख लेंगे, देन देयर विल बी ए स्मॉल क्यूज विच विल बी कंडक्टेड फ्रॉम यू. यदि आपने जो है जवाब सही दे दिया तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, यू आर ए इन्फॉर्म्ड वोटर. अब अज्यूम करिए कि आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो एक डेजिग्नेटेड एजेंसी आपके घर पहुंच जाएगी जो बड़े स्क्रीन पे आपको हर चीज दिखाएगी, और इसके बाद फिर आपको अपने ऐप पे टेस्ट देना पड़ेगा. जब तक आप जो है ना टेस्ट में पास नहीं होंगे तब तक वो जो है आपकी आगे की विंडो को खोलेगा नहीं. तो आपको वोट देने की विंडो के लिए ये स्टेजेस होंगे जिन्हें पास करना जरूरी है. क्लियर. अब इन्फॉर्म्ड वोटर होने के बाद तीसरा चैलेंज आ रहा है कि आप जो है सेक्लूडेड प्लेस में है कि नहीं है. व्हाट इज द पोलिंग बूथ? ए सेक्लूडेड प्लेस जहां पे आप अपना वोटिंग कर सकते हो. आप वोट किसको दे रहे हैं ये कोई दूसरा नहीं देख सकता. यही है पोलिंग बूथ का कॉन्सेप्ट, यही है और कुछ है? यही है. तो वो कहेगा कोई भी रूम कि साहब जो ना दिस इज ए प्लीज चूज योर लोकेशन ऑफ पोलिंग बूथ, मतलब इन योर हाउस. राइट. तो उस आपने चूज कर लिया एक कमरा कि हाँ मेरा ये पोलिंग बूथ है. देन वो कहेगा कि आप मुझे इसको चारों तरफ घुमाओ, तो वो सॉफ्टवेयर विल आइडेंटिफाई कि इसमें कितनी विंडोज हैं, कितने क्या हैं, ये सब चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा वो. राइट. फिर उसको वो चेक कराएगा कि प्लीज चेक करिए आपके यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, प्रत्येक दरवाजा बोल्टेड है अंदर से, ये मुझे चेक कराइए. तो आप जो है ना उसको वीडियो को दिखाएंगे, वो कहेगा यस गेट नंबर 1 लुक, 2 लॉक्ड, इतना लॉक्ड, उतना लॉक्ड, विंडो लॉक्ड. राइट. Then it will give you certificate कि yes Mr. Sahil, your room जो है is a secluded place, there is nobody else present, and I hereby give you certificate of जो है ना that your polling booth is a secured isolated place for doing voting. अब नेक्स्ट आता है कि आर यू अंडर फियर और नॉट. तो वो आपके अंदर के डर को देखना चाहेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप एक जगह पे हो, आपके घर वालों को एक कमरे में दूसरा व्यक्ति गन पॉइंट पे रोके हुए कि साले वोट दे के आओ एक एक करके. राइट.
तो आपको जो है तो वो आपकी टेस्टिंग के द्वारा, आपके वाइब्रेशन के द्वारा, उसमें जो लाइट डिटेक्टर टाइप का जो है ना सॉफ्टवेयर और डिटेल्स उसमें रहेंगे, और लगेगा तो कुछ सेंसर वेंसर भी दे देंगे, और फिर मशीन जो है ना आपसे कहेगी इट इज सर्टिफाइड, यू आर नॉट अंडर एनी फियर साइकोसिस। अब अज्यूम करो कि आप तो डर में हैं क्योंकि आपके घर वालों को दूसरे कमरे में गन पॉइंट पर रखा गया है, तो मशीन विल डिटेक्ट यू आर अंडर फियर साइकोसिस। तो वो आपसे कहेगी कि यू आर अंडर, सॉरी, इट इज सर्टिफाइड दैट यू आर अंडर सम ड्यूरेस, यू आर अंडर सम साइकोलॉजिकल प्रेशर, देयरफॉर योर फ्रोजन विंडो इज फ्रोजन फॉर 72 आवर्स। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ, समझ रहा मतलब अगले 72 आवर्स तक आप वोट भी नहीं कर सकते हैं, एंड ए एक्सपर्ट टीम हैज बीन मूव टू योर लोकेशन टू आइडेंटिफाई द थ्रेट और रीजन ऑफ योर फियर, राइट, इंक्लूडिंग जो है ना देन पुलिस या कोई जो भी एजेंसी अपन नामित करेंगे। यदि पुलिस को बॉर्डर नहीं करना चाहते तो अभी इट कुड बी ए फोर्स ऑफ द वॉलंटरी विच इज ट्रेन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, राइट। दे विल जो है ना डू एवरीथिंग, दे विल इंक्वायर अबाउट द फैमिली मेंबर, दिस दैट, फाइनेंशियल पोजीशन, सब चीज करके देन वो इस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि किसी तरीके से जो है ना इसके डर में तो नहीं है। फिर जो है यू विल बी, वो एजेंसी जो है वो बाहर चली जाएगी एंड यू हैव टू री अंडरटेक दैट टेस्ट। यदि आप जो है वो दैट टू बी आफ्टर फ्रोजन विंडो, फ्रोजन विंडो तक तो आप खोल ही नहीं सकते हैं। फिर वो आपको सर्टिफिकेट देगी कि yes, you are not under fear or duress. Now it will say you are allowed to vote, right? अब आपके उसमें जो है ना सभी कैंडिडेट्स के नाम और उसके चेहरा में भी वो, क्योंकि पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होंगे, इंडिविजुअल बेस्ड चुनाव होंगे, क्योंकि पार्टी ने जो है ना डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसने इसे पार्टी कर्सी में कन्वर्ट कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। तो ना तो कोई स्टार प्रचारक होगा, ना कोई कहीं चुनाव के लिए आएगा। जो कैंडिडेट अपनी बात करेगा वो रिकॉर्डेड वीडियो, उसके डिजिटल वीडियोज होंगे, और उसमें सीरीज ऑफ जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, पब्लिक डिबेट होगी, जिसमें सामने खड़े होकर उसे क्वेश्चनों के जवाब देना पड़ेंगे, और वो सब जो है हर कैंडिडेट के बारे में होके उसको दिखाया जाएगा, और उसके बाद जो ना उसका टेस्ट लिया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट टेस्ट जो है ना ही विल बी आई मीन डिक्लेयर्ड एज ए इन्फॉर्म्ड वोटर। आगे चल के तो नियम में ही प्रावधान हो जाएगा कि जब चपरासी जो है ना वो चपरासी नहीं बन सकता है तो कोई कानून का निर्माता क्यों बन सकता है, राइट? तो इसके बाद वो वोटिंग देगा। जब वोटिंग देगा तो एक वोटिंग सर्टिफिकेट जारी होगा, हे यू आर सो एंड सो, यू हैव परफॉर्म्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल सो एंड सो ऑफ इतना एज ए जो है सिटीजन ऑफ द इंडिया, राइट? यू हैव वोटेड फॉर दिस पार्टी, और उसका चुनाव मतलब उसका चेहरा ये वो whosoever you voted, right? I congratulate you for doing your citizen वो, right? अब अज्यूम करिए कि साहिल भाई नंबर 1 के नालायक आदमी हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, अपनी वोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और हर दिन जो है ऐप आपको रिमाइंड कराएगा कि यू आर जो है ना फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, एंड प्रोबेबली जो आपको डिफरेंट टेस्ट देना है, प्रोबेबली आपकी जो है साइकोलॉजिकल विंडो फ्रोजन हो सकती है, एटलीस्ट जो है यू मस्ट जो है ना डू वोटिंग 3 days बिफोर तक उसकी वोटिंग हो जाना चाहिए। वो बची हुई 3 दिन की वोटिंग तो इमरजेंसी वोटिंग के लिए है, राइट? मतलब वो इसलिए है कि किसी का फ्रोजन हो गया तो उसे 3 दिन तक का समय मिलना चाहिए ना, फिर सही, राइट? अब आप अंदाज लगाइए कि आपने वोट नहीं दे पाया तो वो क्या कहेगा? इट इज सर्टिफाइड मिस्टर सिराज साहिल who was having the responsibility of the constitution to vote, despite these many reminders he failed to vote. Now the identity of Mr. Siraj Sahil is being tagged everywhere. Now in future, whatever the Siraj Sahil will be doing till next election, there will be 10% extra charge for every activity he will be conducting. तो यदि आपने बच्चे के स्कूल में फीस जमा करेंगे तो फीस 10% ज्यादा लगेगी, राइट? और वो पैसा गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को जाएगा, राइट? अब आप यदि बस में ट्रेवल करोगे तो आपको किराए के ऊपर वो 10% एक्स्ट्रा लग जाएगा। यदि आप जो है ना बीमार हैं, अस्पताल में जाएंगे तो जो भी आपका बिल बनेगा उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा लग जाएगा फॉर नॉन वोटिंग टैक्सेस। अब आपको बताओ, यदि आप वोट नहीं दे पाए
तो आपको अगले चुनाव तक बुरे बुरे सपने आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल। और यदि हम आपको 45 दिन की जो है ना वोटिंग विंडो देते हैं, सिराज साहिल अगली बार विद इन 24 आवर वोट दे देंगे कि नहीं दे देंगे? बिल्कुल। विद इन 24 आवर। तो जो आप कह रहे हो कि ऐप से करने से सब वोटिंग बढ़ेगी, वोटिंग 100% होना ही होना है। और जो वोटिंग नहीं करेगा सरकार को खजाना मिलेगा, इलेक्शन कमीशन को खूब पैसा मिलेगा। चल अगले चुनाव तक, जब तक दूसरा चुनाव नहीं होगा तब तक जो है ना 10% में कितना पैसा सरकार कमा लेगी? करोड़ों रुपए आ जाएंगे, अरबों रुपए आ जाएंगे। तो आप बताइए, इसमें आपको डेमोक्रेटिक और एक पत्रकार होने के नाते जो सिस्टम मैंने आपको समझाया है, इसमें आपको क्या कमियां दिखती हैं या क्या दुरुपयोग हो सकता है? और कोई दुरुपयोग करेगा, कोई टेक्नोलॉजी का मैनिपुलेशन करेगा तो इसको जघन्य अपराध कर देंगे, जिसमें संपत्ति जब्त करने का और आजन्म जो है इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान होगा। राइट? तो ये टेक्नोलॉजिकल पर्सन, वुड दे डेयर टू डू एनी मैनिपुलेशन फॉर यू? नहीं करेंगे क्या? नहीं करेगा। और उसमें इलेक्शन कमीशन को भी ऊपर नहीं रखा जाएगा। इफ दैट एनी जो है ना कनाइवेंस ऑफ द एनी ऑफिसर एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन, ही विल बी आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड। राइट? उसकी भी संपत्ति जब्त होगी, वो भी जेल में सड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। तो बताओ, इलेक्शन कमीशन की पोस्ट पे बैठा कोई व्यक्ति किसी को भी फेवर देने की कोशिश करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसमें आप क्या कानूनी दिक्कत महसूस करते हैं? नहीं, इसमें कानूनी दिक्कत तो कोई नहीं है। इसमें जो है सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये इच्छा शक्ति क्यों करेगी सरकार? देखो, इसमें फराज भाई आपको बहुत गहराई से नट बोल्ट में जाना चाहिए। हम उस रिपोर्ट का ध्यान आपकी तरफ बहुत जोर से आकर्षित कराएंगे, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस मिस्टर आचिन लेक ने ब्रिटिश सरकार को सबमिट की थी, जिन्होंने कहा था कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं, और यदि आपने आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो है ना पोस्टपोन नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया, तो वी विल बी बूचर्ड इन इंडिया। राइट? इट इज बिकॉज ऑफ द आचन लेक एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश हिस्ट्री कि किसी ट्रायल को जो है ना ड्रॉप कर दिया गया हो। आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया गया था जी, पोस्टपोन नहीं हुआ था, इट वाज ड्रॉप्ड जी, अंडर ग्रेट फियर। फिर इसी व्यक्ति लॉर्ड आचिन लेक, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस था, जो कि सुप्रीम कमांडर था, उसने एक एग्जिट प्लान बनाया कि बगावती तेवर इतने ज्यादा हैं, यदि विषम परिस्थितियों में हमें इस देश को ओवरनाइट छोड़ के भागना पड़े तो हम किन अंग्रेजों को लेके भागेंगे, और वो प्लान का नाम दिया गया था एग्जिट प्लान जी। इससे आपको नहीं लगता है कि अंग्रेज बहुत डरे हुए थे? नहीं, इज इट ए डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य? फिर जो है आपने सुना होगा कि 1950 में लॉर्ड एटली आए थे, उन्होंने भी यही सब बातें दोहराई थी। जब गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल मिस्टर चक्रवर्ती he interacted with him and he has given his interview in the press and he has written in the book also, तो बड़ी authenticated detail है कि what were the reason of Britishers to leave India जी, और वो डरे हुए थे। अब उस समय के हमारे राजनेता कितने दुष्ट थे, ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। क्या मैंने ये सब तथ्य आपके सामने स्थापित कर लिया, या आपके जेहन में इस बात को लेके कोई संशय प्रश्न है? नहीं। मतलब डू यू एग्री विथ मी कि मैंने टू ए रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपके दिमाग में आपको संतुष्ट कर दिया है कि अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे जब वो भारत छोड़ के गए? और उसका एक प्रमाण ये भी है कि अंग्रेज जो है 1948 में इस देश को छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन इतने बगावती तेवर थे कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 लगभग 8 महीने पहले, 10 महीने पहले इस देश को की बागडोर जो है सौंपी तो नहीं, मूर्ख बनाया, क्योंकि बागडोर तो उन्होंने अपने पास ही रखी। और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उसी लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? वाई शुड बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपको ये मालूम है फर्स्ट लेडी एडमिना शी वाज नॉट वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन? ये जानकारी है आपको क्या? शी वाज ए सीक्रेट एजेंट। बताइए।
तो कितनी दुष्टता करोगे यार। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जो है ना एडमिरा के साथ डांस कर रहे हैं, इसके फोटो अभी बहुत लीक हो रहे हैं आजकल। बहुत आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जी तो अब यह बताओ कि 1946 में जिन्ना के कॉल पर जी एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, आपकी याददाश्त में है क्या? एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था अंडर जो है कमांड ऑफ जिन्ना, जिसमें बेहद ही बड़ी संख्या में लोगों को जो है ना कि हत्या की गई थी, बलात्कार हुआ था, धर्मांतरण हुआ था। और ये इसका ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा वेस्ट बंगाल की साइड में ज्यादा था। वैसे तो सब जगह हुआ, लेकिन वहां ज्यादा हुआ। जी ये आपकी याददाश्त या मेमोरी में है कि कुछ? आप सही कह रहे हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल साइड में ज्यादा हुआ था ये सब। नहीं, ये आपकी याददाश्त में है, हाँ या नहीं? जी तो जब एक छोटे से डायरेक्ट एक्शन डे में हत्याएं होंगी, बलात्कार होगा, धर्मांतरण होगा, तो जब ये देश बटेगा और बड़ी संख्या में सो कॉल्ड पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन होगा, तो हत्याएं होंगी, ये अनुमान लगाना क्या ये एक दूध पीते बच्चे के लिए भी कठिन था क्या? नहीं। तो फिर उस समय के राजनेताओं ने दुष्टता पूर्वक विभाजन के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोटोकॉल, कोई चर्चा अभी तक तो नहीं किया? देखिए, ट्रेनों पे लद लद के लाशें और कैसे नहीं, लोग आए। और ये तो हो गया पोस्ट फैक्टो। आई एम सेइंग कि विभाजन के पहले इस बिंदु पर चर्चा, इसके कुछ प्रोटोकॉल, कुछ सिक्योरिटी के बारे में कभी आपने सुना, कोई दस्तावेज देखा क्या? कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो ये कितने दुष्ट राजनेता थे। सही बात। लोग बात कई बार कहते हैं गलती थी नहीं थी, ये षड्यंत्र था। ये खुद दुष्ट थे, और ये यदि ये दुष्टता नहीं करते तो ये कभी जो है ना देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये शुद्ध दुष्टता थी। इस भाषा में तो कोई नहीं कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त को छोड़कर। कह रहा है क्या कोई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कह रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं कह रहा है। हिम्मत भी नहीं है, ना कहते हैं। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं कि इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और आपके ऊपर नियम, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी थोपी? जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए, और ऐसी क्रांति करने का किसी भारतीय के जेहन में दुस्साहस ना हो, इसलिए जो प्रशासनिक, पुलिस और जो न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी 1860 के दशक के आसपास, वही व्यवस्था दुष्टता पूर्वक आपके ऊपर थोप दी गई। हाँ, सही बात है। 1935 का एक्ट भी वही है, वही ले लिया इन लोगों ने सब संविधान में। तो आप ये क्यों मानते हैं कि ये राजनेता कोई भी अच्छा काम आपके लिए करेंगे? इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने वोट की पॉलिटिक्स के लिए बाबा आम्बेडकर का घोर अपमान करते हुए 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बना दिए। आप पत्रकारों को लज्जा नहीं आती है? इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, इसमें कुछ थोड़ी बहुत लज्जा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपने आप को डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। अरे साले, कोई स्तंभ नहीं है, आप पैसा खाओ, बेकार के घटिया लोग हैं। ये मेरे इस कमेंट से आप सहमत हैं, असहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ। बस दुर्भाग्य है कि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। ये भी गर्व की बात है। ये बात मैं सहमत हूँ। मैं इतने समय से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और आपकी राष्ट्रीयता, आपके पत्रकारिता के प्रति कमिटमेंट की मैं सराहना करता हूँ। लेकिन हार्ड फैक्ट है कि लोग बाग जो है ना अपने हितों के साधने के लिए बहुत हद तक गिर चुके हैं। बिल्कुल। आदर भाई, ये बताइए, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। हम जो है ना भारत सरकार के अपने ही 3 मॉडल से 20 गुना पैसा कर देंगे। भारत के किसी व्यक्ति को जो ना टैक्स नहीं देना होगा, नो डायरेक्ट टैक्स, ना इनडायरेक्ट टैक्स। भारत सरकार के बिना खजाने पे खर्च किए हम भारत के हर नागरिक को उसके पोटेंशियल का रोजगार, व्यवसाय, उद्योग दे देंगे, और उसके खीसे में पैसा ना हो। हम भारत के हर नागरिक को वो शिक्षा देंगे जो उसकी पोटेंशियल की रियलाइजेशन की है, वो भी मौलिक अधिकार के तहत देंगे। हम भारत के हर नागरिक को ऐसा भोजन का अधिकार देंगे जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं होगा।
बल्कि मल्टीग्रेन होगा, दूध, दही, घी, फल, सब्जी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां मौलिक अधिकार के तहत मिलेंगी बहुत सही। और कोई फ्री भी नहीं है। अब इसके बाद जो है ना अगला अधिकार आता है, वो आता है काय का है, आपका रोजगार का हो गया, जी, भोजन का हो गया, शिक्षा, शिक्षा का हो गया, अब स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का ऐसा मौलिक अधिकार जिसमें भारत के हर नागरिक को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, भारत के हर नागरिक का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा और भारत के हर नागरिक को उसके घर बैठे सभी पैथियों का इंटीग्रेटेड इलाज मिलेगा। और यदि उसको जो है ना कैंसर ही हो गया तो उसका तत्काल ऑपरेशन होगा। और पांचवा अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। तो जो है समृद्धि मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और उन सबको भी मिलेगी जो कि जिनके खजाने में एक पैसे का बोझा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो अब आप मुझे बताइए, उसके लिए कलवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस कम करें जी, थोड़ा सा दरवाजा बंद कर लें, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है आपके साथ। हाँ, वो एक साध्वी हैं, वो बोल रही हैं। चलिए हम दूसरी तरफ आ गए। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके किसी भी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि या तो मैथिली शरण गुप्त को चुनौती दें कि मैथिली शरण गुप्त, आप जिम्मेदार पद पर 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहे हैं, आपके मुख से इतनी बेकार की बातें, इररिस्पॉन्सिबल बातें शोभा नहीं देती हैं, या तो मुझे इस भाषा में चुनौती दें। यदि वो मुझसे सहमत है तो इसे आगे पब्लिक डिबेट बनाएं। क्या ये पत्रकारों का घटियापन नहीं है कि हर पत्रकार मुझसे जुड़ा हुआ है? भारत में ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसके पास मेरी फीड नहीं पहुंच रही है। तो ये अंधों बहरे को अपने आप को राष्ट्र का, डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहने का क्या हक बनता है? कोई हक नहीं है। अब आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकालिए और हमें बताइए, हमें समय दीजिए। मैं पॉडकास्ट चल रहा है आजकल बहुत, मैं उस पे आपसे जो है पूरी बात करूंगा, कम से कम 2-4 घंटे, और उसको 1-1 मिनट, 1.5 मिनट और 30 सेकंड के शॉर्ट्स में पूरे जो है वर्ल्ड वाइड और देश के हर कोने में उसको जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब पे लोड कीजिए और वहां से शेयर करवाएंगे। तो आपके पास जब टाइम हो तो आप हमें जो है चाहे भोपाल बुलाइए, चाहे इंदौर, चाहे जहाँ शूट जो कर रहा हो, या आप दिल्ली आइए, जैसा हो। तो नहीं, यदि आपके पास शूटिंग की और उस सब की व्यवस्था है तो हम वहाँ आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, तो यहाँ हम पूरा सब अरेंज कर देंगे। तो और अगर वैसे तो आपके पास भी सारे इक्विपमेंट है ही हैं, तो मेरे ख्याल से 1 दिन में ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। अगर सूट वूट चेंज करना चाहेंगे आप, बैकग्राउंड, तो पॉडकास्ट करते हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी के बहुत चल रहे हैं, और आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है कि बड़े बड़े चीफ जस्टिस, IAS IPS का जर्नलिस्ट लोग पॉडकास्ट लेते हैं, लेकिन वो चमचागिरी करते हैं। हम बहुत हार्ड लेंगे, जो आप बातें कहते हैं वो बहुत प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में जाएं, जिससे लोगों को ये पता चले कि जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है वो भी राष्ट्र हित की बात कर रहा है, चाटुकारिता नहीं कर रहा है, और जो इंटरव्यू दे रही है पर्सनालिटी, उसके पास सारी समस्याओं का सटीक जवाब है, समाधान है। तो उनको लिंक किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सारे मुख्यमंत्रियों और सारे जजेस, सारे पुलिस प्रशासन, जितने IAS कोई फायदा नहीं है। ये सब बौने चरित्र के लोग हैं। ये सब जो है अपनी अच्छे जीवन काल के लिए उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया। नेताओं ने अपनी परिवार को संभालने के लिए बदमाशी से करके धूर्तता पूर्वक चुनाव जीते। तो जो ये बड़े चरित्र के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये सब घटिया लोग हैं। तो इनको ना भेज के आम जनता को भेजा जाएगा। हाँ, आप किसी को भी भेज दीजिए, लेकिन इनको भेजने से ये उस आपकी फीड को दुष्टता के लिए यूज करेंगे
कि वो कैसे आपको फ्रेम कर दें, कैसे आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर दें, जी इससे ज्यादा उनका सोच नहीं हो सकता है। जी। एक घटिया चरित्र के लोग इस देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या जरूरत थी इस उम्र में अपनी जो है ना झूठी डिग्री बनाने की? क्या जरूरत थी? सही ये बात ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर कोई चैलेंज कर रहा था क्या? और बच्चे प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या डिग्री की आवश्यकता थी क्या? एडवाइजर ही जाहिल हैं और उनको अपनी बुद्धि का अप्लाई करना चाहिए ना। अब आपसे कोई कहे कि ये काम कर लो तो आप थोड़ी कर लोगे किसी के कहने से, अपना माइंड भी तो लगाओगे। तो उनको प्राइम मिनिस्टर थे, अगर कोई सलाह दे रहा था अभी मूर्ख तो उसको डांटना चाहिए था। भाई डिग्री डिग्री के बिना भी तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है आदमी। नहीं, वो तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ उसके लिए अशिक्षित प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, तो जी और रहे हैं। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह साहब 8वीं ही थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो और वो 8वीं भी कौन से वाले थे? गुरुमुखी वाले। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं इस देश में, लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें। लेकिन फिर भी हम लोगों को तो अपने प्रयास जारी रखना होंगे ना। नहीं, तो आपने तो प्रयास जारी नहीं किए। आपको जो ग्रुप बनाया गया था, आपने उसमें कितने लोगों को जोड़ा? मैंने आपको बताया तो था कि मैंने जैसे ही 50 लोग उसी दिन जोड़े थे, वो मेरा व्हाट्सएप ही जो है ब्लॉक कर दिया। ये तो आप दोबारा चल रहा है। तो दूसरी बार बनाइए अलग से ग्रुप, मैं अभी आपका फिर से बना देता हूँ। हाँ तो देखिएगा, मैं अभी जो है मेरे मोबाइल में तो जो है और आप 10,000 जो है, नंबर हैं। देखिए, एक मेरी आपसे प्रार्थना है जी। कि आप दिमाग मत लगाइए। अच्छा। देखिए, अच्छे और बुरे में फर्क मत करिए। जो अच्छा दिख रहा है वो अंदर से दुष्ट है, जो बाहरी तरह से दुष्ट है वो परिस्थितियों के कारण है, हो सकता है अंदर से बहुत अच्छा व्यक्ति हो। जी। तो अच्छे बुरे या सज्जन अपराधी इसमें फेर में मत पड़िए। उसे मालूम है कि अपराधी रहते हुए उसको लाभ नहीं मिलेगा, यदि इसके बावजूद भी वो जुड़ के अपने लोगों को जोड़ता है तो आप उसका क्या भला कर रहे हैं? वो तो आपका ही भला कर रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप बुरे को क्यों हटाना चाहते हो? मैं हटा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सबको जोड़ रहा हूँ। मेरे मोबाइल में सब तरह के लोग हैं, लेकिन वो जब मेरा ब्लॉक हो गया था मैंने तो आपको उसी दिन बता दिया था। तो मैं आपका ग्रुप अभी तत्काल बनाता हूँ। जी। ये जितने ग्रुप को ब्लॉक करेंगे उतने अपन पैदा कर देंगे। और जब वो ब्लॉक हो रहा है तो उसके जो ना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे कोर्ट में ले जाए ना। हाँ तो मैं आपको जो है अभी भेज नहीं नहीं, दूंगा। मुझे मत भेजिए, आप कोर्ट में PIL लगाइए ना, ठीक। इनके विरुद्ध लगाइए कि इन्होंने क्यों किया, और आप सबका एविडेंस रखिए और अपनी फीड का भी एविडेंस रखिए कि साहब देख लीजिए हमारी तो ये फीड है। तो ये इन्होंने किस आधार पर ब्लॉक किया? मेरी कौन सी एक्टिविटी है जो ब्लॉक की? इनका ये एक्ट जो है ना, फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम का है, लिहाजा इनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया है, ये जब जी चाहता है किसी को भी फेसबुक पे ब्लॉक नहीं, कर देगा। वो इसलिए कर देते हैं, ये मुझे करते थे, आजकल कम कर दिया है, क्योंकि जैसे ही वो करते हैं मैं उसका एक वीडियो बनाता हूँ और उसको जो ना यूट्यूब पे ही डालता हूँ। जी। राइट। और जिस दिन मेरा दिल करेगा वो सब अवेलेबल है सामग्री, में कोर्ट में चला जाऊंगा। अभी तो मैं इन पे एनर्जी नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप लगा दीजिए, आप तो दिल्ली में ही बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम है? सही। एक छोटा सा केस लगा दीजिए, अपने किसी वकील साथी से पैसे भी नहीं लगेंगे। बहुत बहुत है वकील तो लगा देंगे वो। तो लगा देंगे वो, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो, हमें हर किसी को जो ना लपेटना पड़ेगा। देखिए, आपका कुटुंब ऐप पे अपना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप चल रहा है, उस दुष्ट ने 2.5 साल से अपने सुपर एडमिन को मीटिंग नहीं लेने दी है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुटुंब ऐप को मैथिली संघ से कोई दुश्मनी होगी। तो ये डरे हुए नेताओं का चरित्र दिखाता है। ये है चरित्र हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो अपना चरित्र बहुत तरीके से विकसित किया है। जैसे भोपाल में आए थे, उन्होंने कहा था अजीत पवार को जो है ना जेल में चक्की पिसिंग, और इसकी एग्जैक्टली 3rd डे अजीत पवार वाज मेड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल सही कह। आप बताइए क्या कंपल्सन था? देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर। कोई जरूरत नहीं। तो फिर आप बताइए, भाजपा में उन दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों की सूची निकाल लीजिए। बहुत हैं, ये सही कह रहे हैं आप। और उनको टिकट मिला, और जो इनके अपने लोग हैं जिन्होंने बरसों बरस लगा दिए उनको वंचित किया गया। और तो इनका चरित्र तो यही है ना। अडवाणी जी जो है ना 75 साल के हो गए, तो उनको जो है ना वो मार्गदर्शन मंडल में हो गए, लेकिन माननीय मोदी जी 75 साल के हो गए तो वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये है इनका चरित्र। सही कह रहे हैं आप। हाँ? सही बात है।
ये कहते हैं कि भाई हम तो निसंतान हैं, हम तो देश के लिए हैं, लेकिन फिर हमारे दो क्यों पैदा कर लिए? अंबानी और अडानी क्यों पैदा हो गए भाई? सही बात है। कौन कह रहा है वो निसंतान है ना? दो संतान है, अडानी और अंबानी। हाँ सही बात है। तो आप तो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं ना, फिर तो आप अडानी अंबानी के लिए, अपनी संतानों के हित में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत घटिया बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये है कि किसको सुनाओ, कौन करो, किसकी बात करोगे, कौन करेगा? इसलिए एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था को विकसित किया गया। आपने उस दस्तावेज को पढ़ा है क्या? पढ़ा है। तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपने क्या समझा, क्या जाना, क्या तो विकेंद्रीकृत नेतृत्व ही, क्योंकि मैंने उसमें पहले 13-14 पॉइंट दिए हैं कि विकेंद्रीकृत नेतृत्व चाहिए क्यों। आपने उसको पढ़ा? हाँ वो पढ़ा है। और वो तो यूं भी हमें मालूम है कि विकेंद्रीकृत जो है व्यवस्था होने से जो है सत्ता का जो है हस्तांतरण अलग अलग स्तर पे होता रहेगा। चेक एंड बैलेंस करने का जो है भी तरीका उसमें जो है रहेगा। और दूसरा जो है विकास तेजी से होगा। तीसरा ये है कि सभी को जो है अवसर प्राप्त होंगे। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था वो है। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो होना ही चाहिए, नहीं तो अगर केंद्रीकृत हो जाएगी तो तानाशाही हो जाती है। तो अभी तो केंद्रीकृत ही है। तो वही कह और रहे हैं, आप सही कह विकेंद्रीकृत रहे हैं। में एक दूसरी चीज भी है। विकेंद्रीकृत का मतलब ये है कि निर्णय सब आपके हाथ में है। जैसे यूं करिए, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आए तो आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। बिल्कुल। यदि आप जो है ना राज्य में नंबर 1 पे आके राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। और यही सभी पदों के लिए है। यदि आप जिले में नंबर 1 हो गए और जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। यदि आप जो है जिस शहर में हैं उस शहर में नंबर 1 आ गए, तो आप मेयर बन जाएंगे, तो मेयर बनना किसके हाथ में? आपके हाथ में है। बिल्कुल। यदि आप शहर के मोहल्ले में जो है नंबर 1 आ गए, तो आप पार्षद बन जाएंगे, तो पार्षद बनना किसके हाथ में? आपके हाथ में है। बिल्कुल यही है। यदि आप गांव में नंबर 1 आ गए, तो आप गांव के पंच सरपंच बन जाएंगे, तो गांव के पंच सरपंच से लेके प्रधानमंत्री बनना आपके हाथ में है। और इस मॉडल में जो हमने वो 4 रिफाइनमेंट की प्रक्रिया बताई है, तभी इसके बाद ही कोई चीज पार्लियामेंट और या विधानसभा में आ सकेगी। तो बताओ, ये राजनेता लक्ष्यों के सामने छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताओ, जो नया नेतृत्व उभरेगा, इसको क्या प्रशासन में बैठे व्यक्ति कोई क्षति पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। तो सब कुछ अद्भुत है। और ये मॉडल, हमारा मॉडल आपको जो है ना टैक्स मुक्त भारत भी दे रहा है, कर्ज मुक्त भारत भी दे रहा है, रोजगार का पोटेंशियल का जो है ना मौलिक अधिकार दे रहा है, शिक्षा को उस ऐसा शिक्षा जो कि पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली है उसको मौलिक अधिकार के तहत दे रहा है, भोजन को मौलिक अधिकार के तहत दे रहा है, स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के तहत दे रहा है, समृद्धि और खुशहाली को मौलिक अधिकार के तहत दे रहा है। यदि आप बटन दबाएंगे तो आपके घर पर जो है एफआईआर दर्ज करने वाला पहुंच जाएगा, और उसके हाथ में ढेर सारे ऐसे इक्विपमेंट भी होंगे कि उसकी एफआईआर के साथ साथ वो ढेर सारे साक्ष्य भी इकट्ठे कर पाएगा। आप ये बताइए, 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे, जिसमें संपत्ति जब्त करके जेल में सड़ने की व्यवस्था होगी, जिसमें कि झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना, कोर्ट में झूठी बहस करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे। जिसमें 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके चित्रगुप्त, डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होगा। और अभी तो आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। इस नई व्यवस्था में आपको किसी कोर्ट या कचहरी में नहीं जाना है, तो बिना कोर्ट कचहरी जाए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? सही बात है ना? चलिए सिराज साहिल भाई जी, लगे रहिए। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।